इमेजिन कीजिए कि आप बाज़ार से एक सोफ़ा ख़रीदते हैं, लेकिन उसको ख़रीदने के बाद कभी भी उसे अपने ड्राइंग रूम में नहीं रखते, कभी भी उसके ऊपर नहीं बैठते, जो कि सोफ़े का मेन एप्लीकेशन, मेन काम होता है। इसी तरह आप बाज़ार से एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदते हैं, लेकिन कभी भी उसमें सिम कार्ड डाल के उससे कॉल नहीं करते, उससे आप इंटरनेट यूज़ नहीं करते, वीडियोज़ उस पर नहीं देखते या उससे फ़ोटोज़ नहीं खींचते, आप बस उसे ख़रीद के रख लेते हैं। जितने ही मैंने काम बताए वो सारे मोबाइल फ़ोन के एप्लीकेशंस हैं, मोबाइल फ़ोन के कार्य हैं जिसके लिए वो बना हुआ है। इस तरह की गलती अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं जो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, चाहे वो अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने के लिए सीखना हो या आइल्स जैसे, टोफल पीटी जैसे एग्ज़ाम के लिए सीखना हो। वो वोकैबुलरी कलेक्ट करना शुरू करते हैं, चाहे वो अखबार के अंदर से कलेक्ट करें या मैगज़ीन के अंदर से कलेक्ट करें या कोई भी रिसोर्सेज जो एक्सेस कर रहे हैं वहाँ से वो वोकैबुलरी निकालते हैं। निकाल के उसको संभाल के रख लेते हैं अपनी किसी नोटबुक में और लाइन में लिख लेते हैं। ठीक है भाई, नंबर 1 सस्टेनेबल, नंबर 2 इम्यूलेट, नंबर 3 कैटास्ट्रोफिक, नंबर 4 इमिटेट। इस तरह से बस लाइन में उन शब्दों को लिख के रख लेते हैं और बस उसके बाद काम ख़त्म। ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है कि सोफ़ा ख़रीदा लेकिन कभी उस पर बैठे नहीं, मोबाइल ख़रीदा लेकिन कभी उसको इस्तेमाल में नहीं लेके आ पाए। वोकैबुलरी कभी भी बिना इस्तेमाल के नहीं सीखनी। जब आप एक शब्द किसी कॉन्टेक्स्ट से सीखते हैं या निकालते हैं, आप वहाँ पे ज़रूर देखें कि वो किस तरह से यूज़ हो रहा था, उसका इस्तेमाल क्या था, वो इस्तेमाल भी समझें। और जब आपने उसे अपनी नोटबुक में लिखा है वहाँ पे 4-5 लाइंस ज़रूर छोड़ें और एक फुर्सत के वक्त में बैठकर 2-4 मिनट लगाकर आप ऐसे शब्दों के ऊपर अपने एग्जाम्पल बनाएं, अपने आप से उन्हें एक सेंटेंस में इस्तेमाल करने की कोशिश ज़रूर करें। 2 चीज़ें होंगी, या तो आप उस शब्द को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, अगर ऐसा कर पा रहे हैं तो संभावनाएं बढ़ जाएंगी कि वो शब्द आपके किसी दिन राइटिंग में एग्जिबिट हो जाएगा या फिर आपकी ज़ुबान से किसी दिन स्पीकिंग के जवाब देते वक्त इस्तेमाल हो जाएगा, या लिसनिंग रीडिंग में अगर कभी वो शब्द आया तो वो आपके काम आएगा, वो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। या फिर आप उस शब्द का ठीक से एग्जाम्पल नहीं बना पा रहे तो फिर अपने टीचर के पास जाएं, उससे पूछें कि उस शब्द का एक सही एप्लीकेशन क्या हो सकता है। इस काम को किए बगैर अगर आप वोकैबुलरी कलेक्ट कर रहे हैं तो उस मेहनत को करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा ना ही कलेक्ट कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है वोकैब कलेक्ट करने की अगर इस तरीके से कलेक्शन करनी है तो। जो स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ते हैं फिज़िकली जिन्हें हम पढ़ाते हैं या डिजिटली भी जिन्हें हम पढ़ाते हैं, तो उनका वोकैब का टारगेट फिक्स रहता है एक दिन में कितनी वोकैब पे उन्हें वर्कआउट करना है और वो वोकैब एग्जैक्टली कहाँ से उन्हें निकालनी है। रीडिंग के पैसेजेस करते हैं, 2 या 3 पैसेजेस रीडिंग में जब बच्चे करते हैं तो हर एक रीडिंग से 10-15 वर्ड्स ज़रूर निकल आते हैं। जो राइटिंग के एसेस कवर होते हैं, जो स्पीकिंग के क्यू कार्ड, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस या फॉलो क्वेश्चंस कवर होते हैं, उसके जो एक्सपर्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं उसके अंदर से बहुत अच्छे अच्छे फ्रेज़, बहुत अच्छे अच्छे कॉलोकेशंस और अच्छे कीवर्ड्स निकल के आते हैं जिनको उस दिन ही कवर करना है और धीरे धीरे करके उनको उस वीक में रिपीट भी करना है, रिवाइज भी करना है, ताकि वो वर्ड्स उनके एप्लीकेशन के साथ आपके माइंड में बैठे और आपके वोकैब बैंक का हिस्सा बने। यही सही तकनीक है, इसी के ज़रिए ही वोकैब ग्रेजुअली डेवलप होती है। लेकिन अगर कोई आपको ये कह रहा है कि डिक्शनरी से वोकैब इंप्रूव करना शुरू कर दो या कोई किताब खरीद के उसमें से सिलसिलेवार तरीके से वोकैब को पढ़ना शुरू कर दो, तो इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इस काम को करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें टाइम भी लगेगा, एनर्जी भी लगेगी और इसका सही नतीजा भी निकल के नहीं आएगा। तो जो सलाह मैंने आपको दी है, वोकैब जब भी करनी है उसके एप्लीकेशन के साथ करनी है और वो एप्लीकेशन आप खुद करके देखेंगे, उसका एक एग्जांपल आप खुद बना के देखेंगे और रोज़ का एक टाइम फिक्स करके आप ये काम करेंगे। थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा मेहनत भी लगेगी, लेकिन ये मेहनत करना बनता है आपका अगर आप एक आइल्स जैसे एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं और अपने स्टडी अब्रॉड के सपने को पूरा करना चाहते हैं। अगर इसके बारे में आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे साथ आप टॉक को बुक करा सकते हैं, रिज़र्व करा सकते हैं। स्क्रीन पर जो आप नंबर देख पा रहे हैं उस पर कॉल करें और मेरे साथ एक जूम सेशन आप बुक करें। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश लर्निंग को लेके, उन क्वेश्चंस को आप मुझे पूछिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको उनके सभी
पॉसिबल जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो देने की कोशिश करूँगा। और इसके अलावा भी अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं अपने स्टडी अब्रॉड के प्रोसेस को लेके, वो भी आप मुझसे साथ में पूछ सकते हैं। इसी तरह सीखते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। जो नए स्टूडेंट्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की लर्निंग डोज आपको रेगुलर मिलती रहें। कीप लर्निंग।